नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर। तो ये आपका मॉडल पेपर 4 है और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 71 से 80 तक। जो लैंग्वेज होगी आपकी वो दोनों में रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में। और जो पीडीएफ होगा आपका तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से लगभग 107 108 के आसपास उसमें क्या आपके जुड़े हुए हैं मेंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द बिजनेस शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ द 3:2। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की बात कर रहा है और एक्स और वाई क्या करते हैं आपके बिजनेस में, आपका जो प्रॉफिट शेयर करते हैं और लॉस करते हैं वो किस तरीके से, जो भी होगा बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो कितना आपका 3:2 है एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का मैं लिख देता हूँ भाई, एक्स और वाई का जो रेशियो आपका एक्स एंड वाई का रेशियो है 3:2 है। अब एडमिट आता है, कौन आता है, जेड आता है। और जेड न्यू पार्टनर है, 1/5 ऑफ द शेयर ले लेता है प्रॉफिट का, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ इन्हें प्रॉफिट ही हो रहा था, तो जेड जो ले रहा है वो 1/5 ले रहा है। अगर इन दोनों को 5 प्रॉफिट हो रहा है तो ये 5 में से एक प्रॉफिट ले दे रहा है। तो इसको आसान करने का एक तरीका है, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जैसे आपका 5 है ना, ये आपका टोटल 5 है। तो 5 अगर मैं मान लूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ, देखो 5 और इसको मैं एक काम कर देता हूँ, 5 से इंटू कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 25। उस हिसाब से ये कितना हो जाना चाहिए आपका 5 या 15 और ये हो जाना चाहिए आपका कितना 5 दूनी 10। अब मैं 1/5 निकालूंगा किसका, 25 का निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने 25 मान लिया है। तो 25 का निकालूंगा तो 5 से काटेंगे तो 5, ये आ जाएगा आपका। तो जेड का हिस्सा कितना आ गया 5, वाई का 10 और एक्स का देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका 15। पर बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखो 25 में से 5 लेके ये उड़ गया, 25 में से 5 लेके ये उड़ गया, तो बचा कितना 20, बचा कितना 20। तो एक्स और वाई 20 के हिसाब से चलेंगे और किस रेशियो में चलेंगे 3:2। तो ये कितना हो रहा था 5 हो रहा था ना, तो 5 को 20 करना है तो 5 को 20 और तो ये कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 और इसको करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब सही हो गया कि अगर जेड का कितना आपका 5 है, 25 में से 5 है, तो आपका एक्स का कितना है 12 और वाई का कितना 8, तो 12 8 20 और 5 25 हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा 12 8 और 5, ये रेशियो हो जाएगा आपका 12 8 5। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपका कॉस्ट ऑडिटर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो लागत रेखा परीक्षक को कौन अपॉइंट करता है, निदेशक मंडल करता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, और कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो ये क्या करता है, कॉस्ट ऑडिट जो करता है आपका वो कॉस्ट अकाउंट को देखता है और चेक करता है एथरेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। कॉस्ट ऑडिटर असर्टेन्स द एक्यूरेसी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग record to ensure that they are in comfortably या conformity with the cost accounting principle, plans, procedure and the objective। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ the cost auditor is to be appointed by the board of director on the recommendation of the audit committee। अब board of director तो करते हैं पर recommendation किसकी होती है, आपकी audit committee की होती है, where the committee is required to have an audit committee। The cost auditor proposed to be appointed is required to give the letter of the consent to the board of director। आगे लिखा हुआ द कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफिस और इट्स अपॉइंटमेंट एज द सच एंड फाइल अ नोटिस ऑफ द सच अपॉइंटमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ पीरियड ऑफ द 30 डेज। तो जो आपका पीरियड होता है आपका इसका किसका अपॉइंटमेंट का, ये जिसे बोलते हैं लेटर ऑफ कंसेंट का, वो कितने दिन का होता है आपका 30 दिन का होता है। और द बोर्ड मीटिंग इन विच द सच अपॉइंटमेंट इज मेड और विद इन अ पीरियड ऑफ द 180 days of the commencement of the financial year whichever is earlier through the electronic mode inform the CRA2 along with the fee and the specified in the company's registration office and the fee rules 2014। अच्छा अगर बात करें तो आपका सेक्शन 143 आपका 148(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है कॉस्ट ऑडिट shall be conducted by the cost accountant in practice who shall be appointed by the board on such remuneration as determined by the members in such a manner as may be prescribed, thus the cost auditor is appointed by the board of directors। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लागत रेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाना है। जहाँ कंपनी के पास लेखा परीक्षा समिति होनी आवश्यक होती है। निदेशक मंडल को सहमति पत्र देने के लिए नियुक्ति के लिए लागत रेखा परीक्षक की आवश्यकता होती है। कंपनी अपनी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी अपनी नियुक्ति से संबंधित लागत रेखा परीक्षक को सूचित करती है और बोर्ड बैठक के 30 दिनों के अंदर ये फैसला ले लेता है। अवधि के भीतर केंद्र सरकार के साथ ऐसी नियुक्ति को की सूचना देता है, जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाती है या 100 की अवधि, ये 180 डेज थे शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है 100 की अवधि नहीं था, 180 डेज, हाँ 180 था।
30 दिन के अंदर क्या करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या लेना, फैसला लेना होता है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। और दूसरा आपने याद रखना है कि 180 दिन जो होता है वो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लिए जाते हैं, जो भी पहले हो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से CRA 2 के रूप में, शुल्क के रूप में कंपनियों नियमों 2014 में के निर्दिष्ट है इसके मामले में। तो ये चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है व्हेन प्राइसेस शो अ राइजिंग ट्रेंड, जब प्राइस क्या होते हैं आपके राइज होते हैं, आपके बढ़ते हैं, मतलब आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई आती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल रिजल्ट इन लोअर इनकम एंड लोअर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। तो ये होता है आपका लीफो। मैं दोनों को समझा देता हूँ। देखो एक होता है आपका फीफो और एक होता है लीफो। अकाउंटिंग आर द मेथड, ये अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड द फाइनेंशियल मैटर्स के, इन्वॉल्विंग द अमाउंट ऑफ द मनी एंड द कंपनीज हैज टू बी हैव टाइड अप विद इन द इन्वेंट्री ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स, रॉ मटेरियल, पार्ट्स, कंपोनेंट सब आ सकते हैं, फीड स्टॉक सब आता है इसमें। दे आर यूज टू मैनेज द assumption ऑफ द कॉस्ट related to inventory stock repurchases if purchased at different prices at the various other accounting purpose। ये आपके जो कौन होते हैं, विक्रेता होते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लीफो और फीफो दोनों तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं। फीफो जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी सामान पहले आया, मान लीजिए कोई भी रिटेलर, उसके पास जो भी सामान पहले आया पहले उसे वही बेच देता है, तो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चले गया, तो इसे बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीनिंग दैट द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम्स आर रिकॉर्डेड एंड सोल्ड फर्स्ट but do not necessarily mean that the exact oldest physical object has been tracked and sold. In other words, the cost associated with the inventory that was purchased first is the cost expensed first। तो जिस पे पैसा लगा हुआ आप क्या कर दोगे, उससे पहले बेच भी दोगे, मतलब जो पहले बिक रहा है। अच्छा लिखा हुआ है लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया, जो सबसे लास्ट में आया आपने उससे पहले बेच दिया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, जो सबसे पहले आया आपने उससे पहले बेच दिया, फर्स्ट इन फीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो लास्ट में आया, जैसे मान लीजिए 3 सामान आए थे, ये अलग अलग डेट में आए थे, मान लो ये 24 तारीख आया था, ये 25 तारीख आया था, 26 तारीख आया था, तो अगर आपने 24 तारीख वाले सामान को पहले प्रिफर करके पहले बेच दिया तो ये होता है आपका क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने 26 तारीख वाला जो था उसको पहले बेच दिया तो इसे बोलते हैं आपका क्या, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड बेस्ड ऑन द assumption and that assets the produced or the acquired last are the first to be expensed। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसकी बात कर रहा है लीफो की, यूज टू द मोस्ट रिसेंट कॉस्ट फर्स्ट व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, जब आपका प्राइस क्या होता है, राइज होता है, यू प्रिफर लीफो, तब आप किसको प्रिफर करते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट को, बिकॉज इट गेव द यू द हाइस्ट कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड एंड द लोएस्ट टैक्सेबल इनकम। अभी समझा दूंगा क्या होता है ये कंपैरिजन से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का होता है अप्लाइज द अर्लीस्ट कॉस्ट फर्स्ट एंड द राइजिंग इन द फीफो यील्ड टू द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द हाइस्ट टैक्सेबल इनकम, देयरफॉर व्हेन द प्राइसेस शो अ राइजिंग ट्रेंड, लीफो, ठीक है ना, मेथड ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल रिजल्ट इन द लोअर इनकम। तो अगर प्राइस राइज होते हैं, इन्फ्लेशन आता है, लीफो क्या होता है, लोअर इनकम को दिखाता है, लोअर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री को दिखाता है। तो ये हिंदी में लिखा आप पढ़ सकते हो, पर यहाँ पर अच्छे ढंग से समझना है कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ लीफो और किसका, फीफो का, तो जो मीनिंग दिखता है, तो लीफो इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक विच इज द लास्ट रिसीव्ड स्टॉक ऑफ द गुड्स इन द इशूड फर्स्ट, जो सबसे लास्ट में आपका आया है उसको आपने पहले क्या कर दिया, आपका इशू कर दिया। जबकि फीफो में ये क्या होता है कि जो फर्स्ट रिसीव्ड होता है उसी को आप क्या करते हैं, फर्स्ट इशू करते हैं, ठीक है। स्टॉक इन हैंड, तो ये जो होता है, अगर आप लास्ट को क्या करोगे, पहले बेचोगे, तो आपके पास जो स्टॉक होगा वो पुराना होता चला जाएगा। अगर आप जो पहले आ रखे उनकी जगह लास्ट वाले को प्रिफर करोगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके ओल्ड हो जाएंगे। तो इसमें जो होता है स्टॉक होता है वो ओल्डेस्ट होता है। जबकि फीफो में क्या होता है कि आपके पास 3 सामान आया, आपने इससे बेचना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास जो आपके न्यू वाले स्टॉक्स होते हैं वो रहते हैं। देखो लिखा हुआ है लेटेस्ट स्टॉक रहता है किसमें, फीफो में। अच्छा करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो शोन बाय द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, इसकी जो होती है कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड से होती है, और ये होता है आपका शोन बाय द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड से स्टॉक। तो ये गुड सोल्ड होता है और ये अनसोल्ड जो आपका स्टॉक होता है उससे रिलेटेड होता है। रिस्ट्रिक्शन देखेंगे तो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन जो स्टैंडर्ड होता है डज नॉट रिकमेंड द यूज ऑफ द लीफो फॉर द वैल्यूइंग द इन्वेंट्री इन द अकाउंट, नो सच रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा अगर इन्फ्लेशन आ जाए, अगर इन्फ्लेशन आता है तो इनकम टैक्स सोज मिनिमम अमाउंट। अब देखो अगर महंगाई बढ़ गई और लास्ट इन फर्स्ट आउट किया आपने तो क्या होता है, देखो यहां पर देखो, अगर अच्छे से देखना चाहते हो तो अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट किया, आपके पास 3 सामान था। अब ऐसा क्यों किया जाता है, देखो मार्केट में क्यों किया जाता है, मेरे पास 3 सामान थे एक जैसे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इनका जो रेट था ये था आपका कितना, 30 रुपये, इसका भी था 30 रुपये और ये भी था 30 रुपये का। अब मैंने क्या किया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट किया, तो मैंने इसको बेच दिया, जब आया था तो इस लास्ट वाले को मैंने सबसे पहले बेच दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पुराना हो गया। अब मान लीजिए 6 महीने बाद क्या होता है कि रेट बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ गया, इसका रेट हो गया 50 रुपये,
इसका भी रेट कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि जो उसने लिया था 30 रुपये, वो तो 30 पे क्या करेगा, 30 पे क्या कर देगा, उस पर जो टैक्स चुकाएगा वो क्या चुका देगा, टैक्स चुकाएगा वो 30 पे, जबकि प्रॉफिट लेगा कितने का, 50 रुपये का। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो आपका अमाउंट होती है इनकम टैक्स में वो कम दिखाई जाती है, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ, फीफो की बात करूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा सिक्योर होता है, फीफो जो होता है थोड़ा सिक्योर होता है, इसमें रिस्क कम होता है, और इसी को ज़्यादातर जो होता है वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, जो रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, जैसे ही सामान आया वैसे क्या कर दिया, पहला आया पहले ही बेच दिया। तो इस तरीके से तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, आपका सिक्योर रहती मार्केट आपको, यानी कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान भी नहीं। तो इधर को लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन टैक्सेस इनकम टैक्स ऑन अ हायर अमाउंट, ठीक है। आप अगर क्या कर रहे हो, जैसे ये सामान आया था इसी को पहले बेच दिया, फिर ये वाला आया, फिर ये वाला आया, तो आपका इस तरीके से सामान निकल रहा है। अगर जैसे आपने पहले इसी को बेच दिया, मान लो जब तक दूसरा आया था तो उसका रेट बढ़ गया 40 हो गया, तो आपने फिर 40 का बेच दिया, उस पर टैक्स आपने क्या कर दिया, दे दिया, तो आपने टैक्स क्या दिया, ज़्यादा दिया। अब तीसरा सामान जब उस तब तक कितना हो गया था, 50 रुपये हो गया था, तब आपने उसे बेच दिया। तो इनकम टैक्स जो होता है ये आप क्या करते हो, हायर प्रॉपर्टी में दे देते हो उसमें, ठीक है ना। अच्छा, अगर डिफ्लेशन आता है, डिफ्लेशन में क्या होता है कि अगर रेट घटे तब भी यहाँ पे लीफो में क्या होता है, रिस्क होता है। रेट अगर घटेंगे, अगर आपने सामान बचा रखा है, तो ये 30 रुपये का सामान अगर मान लो 20 रुपये का है, तो अगर ऐसी नौबत आ गई तो आपका 20 रुपये में तो बिकेगा, ये भी तो रिस्क है। तो लिखा हुआ इन केस ऑफ द डिफ्लेशन लार्जर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन। अब आप बोलोगे उन पे रेट नहीं लिखा होगा, एमआरपी नहीं, जैसे आपका लोहा है, मान लो लोहा आयरन है, तो आयरन अगर आपने लेना है कोई, यानी रॉड लेनी है वगैरह लेनी है, तो उसमें रेट नहीं लिखा होता, तो वो तो चलता है आपका क्या, पर डे के हिसाब से क्या होता है, रेट लेके आता है किसका, आपका आयरन का। या आप गोल्ड देख लो, गोल्ड का देख लो, अगर आपने क्या 10 साल पहले खरीदा होगा, 10 साल पहले खरीदो, अगर अभी अगर आप बेचोगे, अगर वो उसका अब तो रेट कितना हो गया आपका, ज़्यादा हो गया, तो वो लीफो कंडीशन लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपने क्या कर रखा है, जो पहले था उसे नहीं बेचा, जो बाद में आया उसे बेचते रहे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लेशन के टाइम पे ज़्यादा कमा सकते हो, जिससे क्या होगा, इनकम टैक्स आपका कम जनरेट होगा। डिफ्लेशन के टाइम पे आप अगर देखो नौबत ऐसी आ गई कि रेट घट गए, तब क्या होता है, नुकसान भी होता है, तो याद रखना। अच्छा, डिफ्लेशन में इसमें क्या फर्क पड़ता है, फीफो में तो ज़्यादा वही नहीं पड़ता, रिड्यूस इनकम टैक्स विल बी शोन इन द डिफ्लेमेटरी कंडीशन। तो इसमें वही होता है, अगर जैसे आया सामान उसका रेट घट गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हो जाता है किसको, फीफो कंडीशन में, तो ये आप समझ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द फैक्ट्री। तो हमने पढ़ रखा है भाई, आर्टिकल 24 इसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 24। तो अगर फंडामेंटल राइट 23 और 24 की बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, शोषण विरुद्ध अधिकार। तो ये 23 और 24 आपने याद रखना है। 23वां जो होता है वो ट्रैफिक से रिलेटेड होता है, जब क्या किया जाता है, यानी कि तस्करी की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोली जाती है, या मानव तस्करी की जाती है, खरीद फरोख्त की जाती है, तो इसमें याद रखना। तो लिखा प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, प्रोहिबिट द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग, फोर्स लेबर एंड द अनदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर। 24 में आता है आपका कि एम्प्लॉयमेंट, देख जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज प्रोहिबिटेड। अब आपने देखा होगा कि हजार्डस में कितना है कि आपकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, जहाँ पे खतरा है 18 साल होनी चाहिए, और अगर माइल्ड अगर है काम तो उसमें आपकी कम से कम 14 साल की होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 इन एनी फैक्ट्री, माइंस, हजार्डस प्लेसेज एंड द एक्टिविटीज रेलवे। दूसरे कुछ आर्टिकल्स है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट 25 टू 28, ये आपका रिलीजन से रिलेटेड है, 25, 26, 27, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये खुद पढ़ लेना आप, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में भी आप पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड क्वालिफाई टू बी द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो दो सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज में सब चीज़ें सही होती है, फिक्स्ड आपका क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब आपकी क्या होती है, जॉब जो होती है सिक्योर होती है, और जो आपका क्या होता है, वेगस होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है ना। आपका जो होता है टाइमिंग जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने बजे से इतने बजे करना है। जैसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर जितने भी आपकी प्राइवेट जॉब्स है, वहाँ पर देखेंगे अगर 9 to 5 जॉब होती है आपकी, तो ये फिक्स्ड होता है। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जैसा आप अगर मान लो आप ऑटो चला रहे हैं, तो इसमें कुछ फिक्स थोड़ी नहीं, आपको रात को भी काम करना पड़ सकता है, सुबह भी करना पड़ सकता है, आपकी मर्जी, आप 2 घंटे करो, आप चाहे 24 घंटे करो। तो इससे तो ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब होता क्या है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा होता है वो सरकार के पास रहता है, पर आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो डाटा है वो क्या है, मिस रहता है सरकार से, तो ये याद रखना। तो लिखा हुआ भाई कि वुड क्वालिफाई टू बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ गया, तो लो स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, कोई यानी कि फिक्स तो नहीं होती, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं है। इजी एंट्री एंड एग्जिट, बिल्कुल आप अपना ऑटो ले लो, यहाँ पर थोड़ी नहीं होता इजी एंट्री और एग्जिट। जैसा आप मानो कि गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके लिए पहले आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आपको, जैसे आपने ऑटो खरीदा, आपने रजिस्टर किया उसे, और फिर उसके बाद आप ऑटो चला सकते हैं, आप खुद के मालिक होते हैं। अच्छा, तीसरा जो होता है यूज ऑफ द इंडिजिनियस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल खुद के यानी कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है खुद का,
जबकि वहाँ पर आप कंपनी का यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, या फिर सरकारी जो होता है आपका, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो आपको सुविधा प्रोवाइड करती है, तो वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी उनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर तो ऑटो का करके टायर पंचर होगा तो आपको ही खर्चा करना है, गवर्नमेंट तो देगी नहीं, या कोई कंपनी तो देगी नहीं। अच्छा, चौथा आता है आपका अब्सेंस ऑफ द फिक्स्ड वर्किंग आवर। बिल्कुल सही है कि कोई फिक्स्ड आवर नहीं होता कि 9 to 5 जॉब है, 9 to आपका 6 है, 7 है, इस तरीके से नहीं होता। फिक्स कुछ नहीं है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप खुद के मालिक है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होता। अच्छा, ये नहीं होता आपके पास, बाकी सब चीज़ होती है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, सिक्योर नहीं होती। अभी आप देख लीजिए ये कोविड के टाइम पे, बाकी तो मुझे लग रहा है कि बाकी सब दो, जैसे आपका क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो जा रहा है, या फिर आपका जितने भी गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बराबर आ रही है, पर जो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ऑटो वगैरह चला देते उनका थोड़ा सा भी क्या है, पूरा रुका पड़ा है। पिछले साल ज़्यादा था, इस बार तो कम है फिर भी। तो जो आंसर बनेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, 1 2 3 4 आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। एज डिफाइंड बाय द रिपोर्ट ऑन द नेशनल कमीशन ऑन द लेबर, सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो लो स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑप्शन में दे रखा था, ऑपरेशन ऑफ द लेबर रिलेशन इन द कैजुअल बेसिस एंड द बेसिस ऑफ द काइंडशिप एंड द पर्सनल रिलेशन। काइंडशिप मतलब होता है कि खुद से अगर आप क्या करते हो कस्टमर के साथ बेहतर करते हो रिलेशन, तो ये देखा जाता है। जैसे मान लो आपका ढाबा है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। स्मॉल ऑन अकाउंट हाउस होल्ड ऑफ द फैमिली ओन्ड इंटरप्राइज ऑफ द माइक्रो इंटरप्राइजेस, ओनर ऑफ द फिक्स्ड एंड द अदर एसेट्स बाय द सेल्फ, रिस्किंग ऑफ द फाइनेंस कैपिटल बाय सेल्फ, involvement of the family laborers or production expenditure in the indistinguishable from the household expenditure and the use of the capital goods। अच्छा, easy entry and exit भी देखने को मिलता है, free mobility within the sector, use of the indigenous resources and technology, unregulated and the unprotected nature होता है, याद रखना, कोई प्रोटेक्टर और रेगुलेटेड नहीं होता। absence of the fixed working hour, lack of the security, देखो lack of the security of the employment and other social security benefits, use of the labor intensive technology, lack of the support from the government, ठीक है ना, workers living in the slums and the squatter areas। जैसा आपका क्या होता है, आपका जैसे कोई लेबर ही है, तो आज उसके पास काम है तो उसने कितने 8 घंटे काम कर लिया, कल उसके पास काम नहीं है, तो बस इस तरीके से चलता है, मतलब सिक्योरिटी नहीं होती काम की। लेक ऑफ हाउसिंग एंड द एक्सेस टू अर्बन सर्विसेज एंड हाई परसेंटेज ऑफ द माइग्रेंट लेबर। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपका किसके अंदर है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट आता 2008। तो याद रख सकते हैं कोई भी कंपनी कितना है, टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स कैन नॉट एग्जिट द 10। उसके बाद वो किस में आ जाता है, आपका गवर्नमेंट में आपको सर्टिफाई कराना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, आपको मतलब पूरा यानी कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें रखनी होती है। तो तब तक आप क्या नहीं आते, तब तक आप नोटिफाइड नहीं होते। तो अगर आपके पास 10 से कम है तब यानी कि आप पे कोई बर्डन नहीं होता किसी चीज़ का। और अगर 10 से ज़्यादा हो गया आपके पास एम्प्लॉय, तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपको उसका इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो ये पढ़ लेना यार, ये लिखा हुआ हिंदी में पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, तो लिखा हुआ द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज वर्क्स वेजेस एंड द रिसिप्ट। तो ये बिल्कुल सही था कि एम्प्लॉयर का काम होता था कि एम्प्लॉय के वर्क वेजेस एंड रिसिप्ट का रिकॉर्ड रखना होता था। इट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द इंटरवल ब्रेक्स ऑफ द वर्क। हाँ, ये था कि 1948 में इस चीज़ का था ही नहीं कि आपका जो इंटरवल होता है बीच में, जो आपका लंच ब्रेक होता है, इसके बारे में डिस्कस ही नहीं था, ठीक है। 1948 का था आपका जो। नेक्स्ट लिखा है इट मैंडेटेड द एम्प्लॉयर टू गिव एट लीस्ट 1 डे ऑफ फ्रॉम द। ये तो था कि एक दिन की छुट्टी रखेंगे कम से कम, और वो नॉर्मली क्या होती है आपके संडे को होती है भारत में। इट गिव बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जुरिडिक्शन इन द फिक्स्ड वेजेस। बिल्कुल सही है, दोनों का क्या होता था आपका, बोल सकते हैं दोनों इंटरफेयर कर सकती थी। तो आंसर बनेगा कि कार्य दिवस के अंतराल विराम के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं था। तो लिखा हुआ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 is an act of the parliament concerning the India labor law that sets the minimum wages that must be paid to skilled and the unskilled labor। कम से कम ये मिनिमम वेजेस मतलब इससे कम नहीं दे सकते हैं आपका। आज भी यही है। वो बढ़ के कितना हो गया आपका, शायद से मिनिमम वेजेस कितना आपका बढ़ के हो गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर में 21,000, 15,000 था पहले, अब 21,000 हो चुका है। ऑर्गेनाइज में बोल रहा हूँ मैं। द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल। तो ये तो पढ़ा दिया। अपॉइंट इंस्पेक्टर ऑफ द सेम, ठीक है। फेयर वेगस की बात हो गई थी। नॉन बाइंडिंग बट द स्टैट्यूटरी फोर्स लेबर की बात। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट ऑफ द वेगस बिलो द मिनिमम वेगस। अगर आपने क्या कर दिया कि अगर उससे कम तनख्वाह दे रहे हो जितना यानी कि आपका क्या स्टैंडर्ड प्राइस है, तो ये फोर्स लेबर में काम करना बोला जाएगा, जेल भी हो सकती है। तो ये पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोड ऑफ द वेगस एक्ट 2019 स्टैंड्स इनकरेक्ट। तो बोल रहा है कौन सा गलत है। लिखा हुआ है इट कंसोलिडेटेड द प्रोविजंस ऑफ द 4 लेबर्स लॉस कंसर्निंग द वेग। अभी में 4 लेबर लॉ अभी आए आपके कंसर्निंग द वेगस एंड द बोनस पेमेंट एंड द मेक्स द यूनिवर्सल प्रोविजंस फॉर द मिनिमम वेगस एंड द टाइमली पेमेंट ऑफ द वेगस फॉर द ऑल वर्कर्स। ठीक है, ये सही है।
The code repeals or replaces the payment of the Vegas Act 1936, 1948 and the payment of the Bonus Act 1965 only. जब कभी भी only आए ना तो 90% चांस से वो गलत होता है, तो आंसर यही है आपका, ये गलत है. बाकी द कोड ऑफ द कोड envisage the uniform applicability of the provision of the timely payment of the wages and the minimum wages to all employees irrespective of the wage ceiling and the sector. ये सही है. एज पर द कोड फर्स्ट आता है बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंसेस ये होता है, ठीक है ना. बेसिक पे के अलावा डेयरनेस अलाउंस होता है आपका. रिटेनिंग अलाउंस हैज बीन इंक्लूडेड एज द कंपोनेंट ऑफ द वेजेस, ठीक है. हिंदी में पढ़ लेना. तो ये देखो लिखा हुआ है द कोड, तो ये आंसर ये द कोड रिपील दैट द रिप्लेसमेंट, ये गलत है क्योंकि एक और आपका आता है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आता है 1976 का, वो एड ऑन होना था उसमें. तो लिखा हुआ द कोड ऑन द वेगस 2019 ऑल्सो नोन एज द वेगस कोड इज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया दैट कंसोलिडेटेड द प्रोविजन ऑफ द 4 लेबर लॉज कंसर्निंग द वेगस एंड द बोनस पेमेंट एंड ये तो सही बता दिया था मैंने. दूसरा गलत इसलिए होता था कोड रिपील्स एंड रिप्लेसेस द पेमेंट ऑफ द वेगस एक्ट 1936, मिनिमम वेगस आपका 1948 एंड द पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट 1965 एंड द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 को क्या कहते हैं इसने रिपील किया था. Unlike the payment of the Vegas Act, which is applicable to the employee drawing the salary below the statutory limit, and the minimum Vegas Act, which is applicable to the employee engaged in the scheduled establishment, the code envisages uniform applicability of the provisions of the timely payment of the Vegas and the minimum Vegas to all employees, irrespective of the Vegas ceiling and the sector. अच्छा लिखा हुआ आगे डेफिनेशन देखो, लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ वेगस अंडर द कोड एज पर द कोड बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंसेस, रिटेनिंग अलाउंसेस हैव बीन इंक्लूडिंग एज द कंपोनेंट ऑफ द वेगस. फर्दर द कोड एक्सक्लूड, कुछ चीज़ों को बाहर भी रखा हुआ है, जैसे बोनस पेमेंट हो गया, जैसे लिखा कंपोनेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वेगस, बोनस पेमेंट हो गया, वैल्यू ऑफ द हाउस एकोमोडेशन हो गया, सप्लाई ऑफ द लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस एंड द अदर एमिनिटी और द एनी सर्विसेज एक्सक्लूड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ द वेगस बाय द ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन और द प्रोविडेंट फंड, ये लिखा है ना. फर्दर द कोड एक्सक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वेगस. वेगस से इसको अलग कर रखा है क्योंकि इसका फायदा उठा देती थी कंपनी क्या करती थी कि जो जितने भी आपके क्या एक्स्ट्रा करिकुलम जो आपकी क्या होती थी, जितना भी आपका एक्स्ट्रा होता था ना वेगस के अलावा, वो वेगस के अंदर ही जोड़ देती थी. जिससे क्या होता है कि सरकार को जो मिलना होता था वो नहीं मिल पाता था. तो उन्होंने क्या किया, वेगस से इस चीज़ को अलग किया कि बोनस पेमेंट को आप उसमें नहीं जोड़ोगे, किसमें सैलरी में नहीं जोड़ोगे, वो अलग चलेगा, ठीक है ना. हाउस अकोमोडेशन मतलब लाइट वाटर जो भी आपके दे रहे हैं, फ्लैट वगैरह दे रहे हैं, इसको अलग लेकर चलोगे, ठीक है ना. इससे क्या होता था क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो होता था ना, तो आपने देखा होगा कि सैलरी, क्योंकि आप जानते हैं सैलरी पे आपको क्या मिलता है, सैलरी पे ही क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलती है या वेगस मिलता है उसी पे आपका इनकम टैक्स लगता है, आप समझे. तो होता क्या था कि जो होता था इनकम टैक्स वगैरह होता था, या जो बोल सकते हैं कि सैलरी में जो इनकम टैक्स होता था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता, दिक्कतें परेशानियाँ हो जाती थी सरकार को कि बोल के सैलरी में ये किसको डाल रहे हैं, फ्लैट भी उसी को क्या कर रहे हैं सैलरी में, तो सैलरी को कम दिखाया जाता था, सैलरी को क्या दिखाया जाता था, कम दिखाया जाता था. और अकाउंटेशन में ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती थी, जिससे क्या होती थी कंपनीज अपना इनकम टैक्स बचा देती थी. बात समझ में आई. तो उन्होंने क्या किया, इसको अलग ही कर दिया, वेगस से अलग किया बोनस पेमेंट को, हाउस अकोमोडेशन को, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, कि अगर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, तो उसे भी अलग रखा. कन्वीनियंस अलाउंस जो होता है वो दिया जाता है, उसको भी अलग रखा हुआ है. Some paid to the employees to defray the special expenses on him by the nature of his employment. House rent allowances को अलग कर रखा है. Remuneration payment under the award and the settlement between the parties or the order of the court and the tribunal. Overtime allowances को भी अलग कर रखा है. Commission payable to the employee. और gratuity payments हो गया. Retrenchment, compensation or the other retirement benefits payable to the employees or any ex gratia payment made to the employees on the termination of his. तो इसको सैलरी से अलग कर दिया था. इस बार की बात है, हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंक्लूड इन द कोड ऑफ द वेगस एक्ट 2019. तो लिखा हुआ द कोड प्रोवाइड द सेपरेट डेफिनेशन ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है. एम्प्लॉय और वर्कर को इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट डेफिनेशन दे दी थी. द कोड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोर वेगस विच इज टू बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर्स, ये भी है. द कोड बैन्स द ट्रेड यूनियन एज द होल ओइंग इट टू इट्स डिस्ट्रप्टिव नेचर इन द वर्क प्लेस. नहीं बैन नहीं किया है, एड ऑन किया है. तो बैन नहीं है, एड ऑन कर रखा है. तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है. ये हिंदी में पढ़ लेना. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द कोड ऑन द वेगस 2019 द कोड ऑन द August 8, 2019 which seeks to amend the consolidated the laws relating to the Vegas and the bonus and the matters connected therewith or the incidental thereto and subsume the provision of the payment of the Vegas Act 1936 जैसे मैंने बताया था. Minimum Vegas Act 1948, the Payment of the Bonus Act 1965, and the Equal Remuneration Act 1976. The definition of Vegas varies across the labor legislation in India. ये वेगस की जो परिभाषा ना ये अलग अलग चलती है आपकी.
द कोड सिक्स टू प्रोवाइड द सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन। तो क्या था कि कोर्ट ने क्या किया कि हर राज्य में ये अलग अलग था, तो इसको क्या कर दिया, एक जैसा कर दिया। और आगे लिखा हुआ है एज एप्लीकेबल टू द मिनिमम वेगस द पेमेंट ऑफ द वेगस आर द पेमेंट ऑफ द बोनस। अब जानते हैं आपको क्या कर दिया था, वेगस को अलग कर दिया था और बाकी चीज़ों को कर दिया था, अकोमोडेशन वगैरह को, बोनस वगैरह को, ये सबको अलग कर दिया था। द कोड प्रोवाइड द सेपरेट डेफिनेशन ऑफ द वर्कर एंड द एम्प्लॉइज। द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ द वर्कर। तो एम्प्लॉय को ज़्यादा बेहतरी से बताया है कि वर्कर से ज़्यादा जो होता है एम्प्लॉय, उसको दिखाया बड़ा, ठीक है ना। उसके लिए क्या होती है, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। एज इट इंक्लूड द पर्सन कैरिड आउट द मार्जिनल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, द डेफिनेशन ऑफ द वर्कर्स हाउएवर द एक्सप्रेसली इंक्लूडिंग द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड द सेल्स प्रमोशन एंड द एम्प्लॉयज। ठीक है, अच्छा ये खुद पढ़ लेना, ये सारी यहाँ पे बात करेंगे, क्लॉज वगैरह पढ़ लेना, ठीक है ना। ये देखो लिखा सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेगस एप्लीकेबल, तो ये तो बता दिया मैंने बोनस का। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए आपकी बात करते हैं तो वर्कर्स में आता है रिवैम्प द प्रोविजन ऑफ द ऑफेंस एंड द पेनल्टीज, तो ये पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। बोल रहा है कि इसके अंदर जो नहीं आता। द एक्ट प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल सोशल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड टू रिकमेंड द फॉर्मेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुटेबल वॉलफेयर स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, ये सही है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी फंड विद द इनिशियल एलोकेशन ऑफ द 40,000 करोड़, ये गलत है, 40,000 करोड़ नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। A state social security advisory board will also be set up in the state under the act, ये सही है। The act enable the central government to formulate the welfare schemes and for the unorganized sector worker, तो ये सही है। हिंदी में पढ़ने के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बाकी चीज़ें सही है, मैं सिर्फ इसे पढ़ लेता हूँ जहाँ पर गलती लिखा हो। द गवर्नमेंट हैज सेट अप द नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड विद एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ द 1,000 करोड़, ना कि 40,000 करोड़, ये गलत है। दिस इज अंडर द एक्ट कैन बी आइदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा हुआ देखो हेल्थ बेनिफिट्स भी दिए, तो लिखा हुआ टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट बीन यूज्ड फॉर द सेक्टर, तो हेल्थ बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सेल्फ स्पाउस एंड द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 18, सिकनेस अलाउंसेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्कर्स और द स्पाउसेस बाय द spouses of the men's workers have been provided। life insurance हो गया has been given to cover the natural and accidental death। old age security भी दे रखी है भाई। health for the old age pension of the BPL workers above the age of the 60 years and the provide the fund come employment relief for the all the workers। अच्छा in addition the national minimum the central government may frame the scheme as it may deem necessary or the finance such scheme to the state government as it may be find appropriate। Some state government have also taken a step for the enforcing the provision of the act। For the example, Odisha government has started the process of the for the formation of the Odisha State Social Security Board for the unorganized workers engaged in the construction sector। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाई टू बी द बेनिफिशियरी अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो लिखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, बिल्कुल सही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाया गया। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो आपका क्या है, आपका तो होटल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी अनऑर्गेनाइज में आ जाता है। तो हो सकता है आप लाखों में कमा रहे हो, तो आपको स्वास्थ्य बीमा योजना की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। तो ये केवल और केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपके वर्कर्स होंगे बीपीएल कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड है, बाकी किसी से नहीं। ऑर्गेनाइज तो ऑल तो आते नहीं है भाई, या फिर जो 60 साल से ऊपर है वो भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सीनियर सिटीजन अबव द 60 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीपीएल परिवार के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। अच्छा देखो लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइज्ड एंड द डाइवर्सिटी कंसर्निंग द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एम्स टू फैसिलिटेट द लॉन्चिंग ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स इन द फेज्ड मैनर फॉर द बीपीएल वर्कर्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन्हें बोला जाता है गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बिलोंगिंग टू द बीपीएल कैटेगरी एंड देयर फैमिली मेंबर्स, अ फैमिली यूनिट ऑफ 5, याद रखना सभी को नहीं, 5 को, जिनकी फैमिली की 5 की सेल बी बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम, ये पूछा जा सकता है। 5 की लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप 10-15 है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 75% के आसपास होगा पर एनम के हिसाब से। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट जो होगा वो 25% होगा। अच्छा नेक्स्ट लिखा बेनिफिट्स क्या है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड हिज फैमिली आर कवर्ड द टोटल सम इंश्योर्ड बाय 30,000 पर फैमिली पर एनम। अब देखो 30,000 रुपये केवल, ठीक है ना। तो ये तो मुझे कम लग रहा है यार, काफ़ी कम है पर फैमिली पर एनम, एक साल का केवल 30,000 है। देर इज़ वेरी लिटिल एक्सक्लूशन डिसीजेज फ्रॉम द स्कीम कवरेज। अब इसमें देखो बहुत ही कम डिसीजेज ले रखी हैं। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ऑल्सो कवर्ड आफ्टर द 2014 revamp of the scheme. It has been expanded to include the construction sector also. It is now include the maternity benefits covered too. अच्छा देखो क्रिटिसिज्म क्यों रहा, only limited inpatient treatment of the hospitalized and the program has not led to any reduction in the out of the pocket expenditure। उसकी बात नहीं करता अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता। रिवील
A study, the cost of the outpatient treatment, which is the poor prefer over the hospitalization, from the 65.3% of the out-of-the-pocket expenditure in India, according to the 2016 Brookings reports, but these are not covered by the RSBY. Between the 2004 to 2014, RSBY insurance coverage had remained unchanged, each when the cost of the hospitalization has gone up to only 35% of eligible household known the RSBY. तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में केवल और केवल 35% लोग जानते हैं। तो ये कुछ इसके क्रिटिसाइजिंग पॉइंट हैं। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम वाले। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक शेयर करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो आपका क्या है बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाएंगी यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इस वीडियो का लिंक मैं आपका फेसबुक पे भी अपने ग्रुप में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।